करो कि हमारा वतन फिर से महान बने, हर हिंदू गांधी और हर मुसलमान जिन्ना बने। वर्तमान में हमारे देश में विकास और महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं होती, बल्कि आज कौन हिंदू और कौन मुसलमान, अजान और राम पर विवाद पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति खेली जाती है। लेकिन एक दौर वो भी था जब गांधी और जिन्ना जैसे लोग भी थे, जब दोनों देश के बीच खूनी पलायन चल रहा था। उस समय भी दोनों नेताओं के लहजे में एक दूसरे के लिए बेहद नरमी थी। आज हम आपको उस दौर की कहानी बताने जा रहे हैं जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद उपमहाद्वीप के दो देशों पाकिस्तान और भारत में विभाजित हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे। दोनों देश खूनी पलायन से आहत थे, लेकिन किसी भी देश के नेताओं के लहजे में कड़वाहट नहीं थी। उस समय पाकिस्तान की राजधानी कराची थी। यही समुद्र तट पर चलते हुए पाकिस्तान के संस्थापक और गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने अमेरिकी राजदूत पॉल ऑलिंग से कहा था कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के संबंध अमेरिका और कनाडा की तरह रहें। तो ये संकेत लगभग 9000 किलोमीटर की सीमा साझा करने वाले इन देशों के बीच माल और लोगों की आवाजाही में सहयोग करने की तरफ था, ताकि दोनों देशों में खुशहाली रहे। दक्षिण एशिया के विशेषज्ञ डेनिस कुक्स ने अमेरिका विदेश विभाग में 20 साल काम किया और 4 साल पाकिस्तान में बिताए। कुक्स ने अपनी किताब डिसइंटेंटेड अलायंस में 1 मार्च 1948 की उस निजी मुलाकात को याद करते हैं जो ऑलिंग ने जिन्ना के समुद्र के किनारे स्थित निवास पर की थी। ऑलिंग ने जिन्ना से कहा कि अमेरिका पाकिस्तान भारत को मित्र पड़ोसियों के रूप में देखना चाहता है। आंतरिक संस्मरण पर आधारित इस पुस्तक में कुक्स ने लिखा है कि इसके जवाब में जिन्ना ने कहा कि इससे बढ़कर वो कुछ नहीं चाहते और वो ये बात सच्चे मन से कह रहे हैं। भारत के विभाजन से लगभग 3 महीने पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के संवाददाता डॉन कैम्पबेल को एक इंटरव्यू दिया था। 22 मई 1947 को डॉन में प्रकाशित इस इंटरव्यू के अनुसार जिन्ना पाकिस्तान और भारत के बीच एक दोस्ताना और भरोसेमंद रिश्ता चाहते थे। उनके अनुसार भारत का विभाजन स्थायी दुश्मनी और तनाव का आधार नहीं था, बल्कि आपसी तनाव को अंत था। बंटवारा होने पर जिन्ना ने नई दिल्ली में अपना घर बेच दिया, लेकिन साउथ बॉम्बे मुंबई में 2.5 एकड़ की हवेली अपने पास ही रखी। इतालवी संगमरमर और अखरोट की लकड़ी के काम की वजह से प्रसिद्ध इस घर से जिन्ना को गहरा लगाव था। 7 अगस्त 1947 को विभाजन से एक हफ्ते पहले वहां से आते हुए जिन्ना ने बॉम्बे के तत्कालीन प्रधानमंत्री बिजी खैर को ये कहते हुए संपत्ति की देखभाल करने को कहा कि वो जल्द ही पाकिस्तान से छुट्टी पर वापस आएंगे। दूसरी ओर भारत के संस्थापक मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और सद्भाव के लिए पाकिस्तान जाने की योजना बनाई थी। महात्मा गांधी के पोते द गुड बोटमैन ए पोर्ट्रेट ऑफ गांधी एंड अंडरस्टैंडिंग द मुस्लिम माइंड के लेखक राजमोहन गांधी के अनुसार अगस्त 1947 से ही गांधी पाकिस्तान की यात्रा करना चाहते थे। 23 सितंबर को उन्होंने कहा कि मैं लाहौर जाना चाहता हूं, मैं रावलपिंडी जाना चाहता हूं। उन्होंने इस इच्छा के बारे में जिन्ना को लिखा। 27 जनवरी को यह तय हुआ कि गांधी 8 या 9 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगे। आउटलुक पत्रिका के लिखे हुए अपने एक लेख में राजमोहन गांधी ने लिखा है, अगर गांधी 40 के दशक के अंत और 50 के दशक के शुरू में होते तो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को सुधार सकते थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी सहयोगी सुधींद्र कुलकर्णी म्यूजिक ऑफ द स्पिनिंग व्हील के लेखक हैं। उनके अनुसार गांधी जी का कहना था कि जब पश्चिम एक भयानक अंधेरे में था, पूर्व में इस्लाम का चमकता सितारा मुश्किलों से घिरी दुनिया के लिए रोशनी, शांति और राहत लेकर आया। इस्लाम कोई झगड़ा फैलाने वाला धर्म नहीं है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस्लाम का तेजी से प्रसार तलवार से नहीं हुआ था। इसके विपरीत ये मुख्य रूप से उसकी सादगी, तर्कपूर्ण संदेश, इसके पैगंबर के उच्च नैतिकता के कारण था कि बहुत से लोगों ने खुशी खुशी इस्लाम को स्वीकार कर लिया। कुलकर्णी के अनुसार गांधी और जिन्ना के बीच एक सिलसिलेवार बातचीत के बाद गांधी ने भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में आत्मनिर्णय पर आधारित स्वतंत्र राज्यों के सिद्धांत का समर्थन किया। उन्होंने जिन्ना से कहा, अगर आप चाहें तो इसे पाकिस्तान कह सकते हैं, इस हद तक कि उन्होंने लाहौर प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने एक रास्ता सुझाया है, अगर बंटवारा करना जरूरी है तो 2 भाइयों के बीच बंटवारा होने दो। कुलकर्णी लिखते हैं कि अपनी हत्या से कुछ दिन पहले गांधी ने अपनी प्रार्थना
सभाओं में ये घोषणा करने का साहस किया था कि भारत और पाकिस्तान दोनों मेरे देश हैं। मैं पाकिस्तान जाने के लिए पासपोर्ट लेकर नहीं जाऊंगा। हालांकि भौगोलिक और राजनीतिक रूप से भारत दो भागों में विभाजित है, लेकिन दिल से हम दोस्त और भाई होंगे, एक दूसरे की मदद और सम्मान करने वाले होंगे और बाहरी दुनिया के लिए एक होंगे। जब भारत सरकार ने पाकिस्तान को उसके हिस्से के 55 करोड़ रुपए और सैन्य उपकरण देने से इनकार किया तो गांधी जी ने पाकिस्तान के पक्ष में भूख हड़ताल कर दी थी। इस पर भारत सरकार 16 जनवरी को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का ऐलान करने पर मजबूर हो गई। इस अपराध के लिए 30 जनवरी 1948 को एक नाथूराम गोडसे की गोली ने मारकर गांधी जी की हत्या कर दी थी। गोडसे ने अदालत में बयान दिया था कि गांधी को बापू कहा जाता है। वो तो वास्तव में पाकिस्तान के बापू थे। उनकी आंतरिक आवाज, उनकी आध्यात्मिक शक्ति, उनका दर्शन, सब कुछ जिन्ना के सामने ढेर हो गया। लेखक और शोधकर्ता अफजल सलीम अलवी का कहना है कि इसी से जुड़ी एक और घटना भी गांधी जी की हत्या की वजह बनी। बंटवारे के समय पूर्व बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी गांधी को बंगाल लेकर गए थे ताकि बंगाली मुसलमानों को हिंदुओं की नफरत से बचाया जा सके। यही कारण है कि बंगाल नरसंहार से बच गया। गांधी जी ने दिल्ली में भी रक्तपात रोका। गांधी जी ये योजना बना रहे थे कि भारत से हिंदुओं का एक जत्था वापस लाकर मॉडल टाउन लाहौर में बसाएं और यहाँ से मुसलमानों के एक समूह को ले जाकर उनके पुश्तैनी घरों में पहुंचाएं। बताते हैं कि गांधी जी की यात्रा की व्यवस्था करने के लिए सुहरावर्दी जनवरी 1948 के अंत में लाहौर आए और 2 दिनों तक यहीं रहे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से भी मुलाकात की और सभा को संबोधित भी किया। उनके वापस जाने के 2 या 3 दिन बाद गांधी जी की हत्या कर दी गई। गांधी जी की मृत्यु पर पाकिस्तान में भी आधिकारिक रूप से शोक मनाया गया था। 31 जनवरी 1948 को सभी सरकारी कार्यालय बंद रहे। अंग्रेजी दैनिक पाकिस्तान टाइम्स के उस दिन के संस्करण में अखबार के कार्यालयों के बंद रहने की भी घोषणा प्रकाशित हुई थी। पाकिस्तान टाइम्स के संपादक फैज ने गांधी की मृत्यु पर संपादकीय में लिखा कि इस सदी में बहुत ही कम शख्सियत थी इस ऊंचाई तक पहुंची है जिसे दबे कुचले लोगों के इस नेताओं ने छुपा है। हम सीमा पार के अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं कि गांधी जी की मृत्यु एक साझा नुकसान है। लाहौर की सड़कों पर उतरे हुए चेहरे और शोक की वजह से बंद पड़े कारोबार इसका प्रमाण है। गांधी जी की आत्मा को शांति तभी मिल सकती है जब भारतीय मुसलमानों के साथ न्याय और सहिष्णुता का व्यवहार किया जाए। इसी उद्देश्य के लिए गांधी जी की जान गई है। गांधी जी की हत्या की खबर सुनकर जिन्ना के उसी दिन अपने शोक संदेश में कहा कि मैं गांधी पर हमले और उसकी वजह से हुई उनकी मृत्यु के बारे में जानकर स्तब्ध हूँ। हमारे मतभेद अपनी जगह है, लेकिन वो हिंदुओं में पैदा हुए महापुरुषों में से एक थे। उन्हें अपने लोगों का पूरा सम्मान और विश्वास मिला हुआ था। ये भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके निधन से जो स्थान खाली हुआ उसे भरना बेहद मुश्किल है। 4 फरवरी 1948 के सत्र में सदन के नेता लियाकत अली खान ने कहा कि मैं गहरे दुख के साथ गांधी जी की दुखद मृत्यु के बारे में बात करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वो हमारे समय के महापुरुषों में से एक थे। उन्होंने ये कहते हुए अपना भाषण समाप्त किया कि हम आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि गांधी जी अपने जीवन काल में जो कुछ हासिल नहीं कर सके वो उनकी मृत्यु के बाद पूरा हो जाए, यानी इस उपमहाद्वीप में रहने वाले विभिन्न राष्ट्रों के बीच शांति और सद्भाव स्थापित हो जाए। जिन्ना न हिंदू विरोधी और न भारत विरोधी। मोहम्मद अली जिन्ना का निधन 11 सितंबर 1948 को हुआ। 13 सितंबर 1948 को अखबार द हिंदू का संपादकीय मिस्टर जिन्ना शीर्षक से छापा था। उन्हें गांधी जी के बाद अविभाजित भारत के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में याद किया। संपादकीय में कहा गया कि मिस्टर जिन्ना अपनी कटुता के बावजूद ये कभी नहीं भूले कि दोनों देशों पाकिस्तान और भारत के बीच मजबूत दोस्ती न केवल संभव थी बल्कि जरूरी भी थी। कुलकर्णी का कहना है कि जिन्ना ना तो हिंदू विरोधी थे और ना ही भारत विरोधी। साल 1948 में उस समय के पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी ढाका की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने हिंदू समुदाय को आश्वासन दिया था कि घबराओ मत, पाकिस्तान मत छोड़ो, क्योंकि पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक राज्य होगा और हिंदुओं को भी वही अधिकार मिलेंगे जो मुसलमानों को मिलेंगे। पल्लवी राघवन का शोध है कि स्वतंत्रता के बाद शुरुआती वर्षों में न केवल नेताओं के संबंध अच्छे थे बल्कि नौकरशाही के भी संबंध अच्छे थे, क्योंकि एक साथ काम कर चुके थे। राघवन ने अपनी किताब
एनिमोसिटी एड वे एंड अल्टरनेटिव हिस्ट्री ऑफ द इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप 1947-1952 में दोनों देशों के बीच संबंधों के पहले 5 वर्षों पर शोध किया है। उनकी किताब इस अवधि के दौरान शांति के लिए किए गए लियाकत नेहरू समझौता जैसे प्रयासों की समीक्षा करती है। किताब में बताया गया है कि बंटवारे से जन्म लेने वाली समस्याएं जैसे विस्थान, अल्पसंख्यकों के अधिकार या विस्थापन के बाद पीछे रह जाने वाली संपत्ति, इन सब का हल तलाश करने के लिए दोनों देशों के बीच एक बहुत ही अच्छी और अजीब तरह की निकटता और अविश्वसनीय रूप से गंभीर कोशिशें देखी गई। दक्षिण एशिया में इस तरह की रजामंदी हैरान कर देने वाली थी। हालांकि इतिहासकार मेराज हसन के मुताबिक ये महज औपचारिकता थी। शुरुआत में कश्मीर पर युद्ध हुआ और भारतीय नेता ये कह रहे थे कि पाकिस्तान जल्द ही वापस भारत में आ जाएगा। युद्ध समाप्त होने के बाद नेहरू लियाकत समझौते ने मार्ग प्रशस्त किया। मेराज हसन का मानना है कि ये महज औपचारिकता थी, जो अब भी है, वरना ब्रिटिश हुकूमत के आखिरी महीनों में भारतीय नौकरशाही ने कई जगहों पर मुस्लिम अफसरों का सामान दफ्तरों से बाहर निकाल दिया था। एक मीटिंग में लियाकत और नेहरू का झगड़ा होने वाला था। नाराजगी दूर नहीं हुई, लेकिन औपचारिकता आ गई। सुधेंद्र कुलकर्णी का कहना है कि विभाजन को रोका नहीं जा सकता था। पाकिस्तान एक अलग और स्वतंत्र देश है और रहेगा। भारत में रहने वाले लोगों को न केवल इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए, बल्कि ईमानदारी से ये कामना भी करनी चाहिए कि पाकिस्तान एकजुट रहे और अधिक स्थिर, एकीकृत, लोकतांत्रिक और समृद्ध बने। कुलकर्णी ने अपने तर्क को ये कहकर समाप्त करते हैं कि हमें इतिहास से सही सबक सीखना चाहिए और गांधी और जिन्ना के सपनों का पालन करते हुए अच्छे पड़ोसियों की तरह जिंदगी गुजारना शुरू कर देना चाहिए।